पहली तो चीज आरजू जी, हमने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है। ये भारत ने कभी नहीं, आप जरूर उठाएं, आपका हक है उठाने का मुद्दा। आप यूएन में उठाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पे पाकिस्तान को ठीक लगे, पाकिस्तान वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठाए। प्रॉब्लम है जब पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में कत्ल गारत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच दी थी जिसमें बोला था कि पिछले 30 साल में 42,000 से ज्यादा अफराद वहां पे हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो एक बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, राइट, हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, अक्सर पाकिस्तान में पाया जाता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो तकरीर देते हैं इसमें, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसमें कहते हैं साहब कि जो कश्मीर का मसला है यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए ये वैलिड है। देखिए ऐसी बात नहीं। यूनाइटेड नेशंस जो बना था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बनी थी, राइट, और करीब 75 साल, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 75 साल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के मसले जो भी थे वो सब झूठे थे, ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि अगर कुछ लोग डिससैटिस्फाइड हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और आप लोग बेशक कश्मीर की बात करें, जरूर बात करें, एज लॉन्ग एज देयर इज नो वायलेंस। इशू तब है जब अब्दुल बासित साहब जो हाई कमिश्नर थे इंडिया में पाकिस्तान के, जब वो कहते हैं साहब कि हथियार उठाना जायज है और वहां पे जो तंजीमें हैं वो उनको हम सपोर्ट करना चाहिए, दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो जायज है। और फिर उन्होंने पता नहीं कौन सी एक अग्रीमेंट का भी हवाला दे दिया कि साहब ये करना बहुत बढ़िया है और सभी ये जायज है एज पर इंटरनेशनल लॉ। वो गलत बात है। मुझे लगता है अब्दुल बासित साहब ने गलत बात करी, सही बात नहीं करी। कोई इंटरनेशनल लॉ ये नहीं कहता कि आप टेररिस्ट को भेजें किसी और मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। जहां तक कराची स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक का मामला है जो बीएलए ने ओन करा है, मैंने साफ एक बात बोल दी है और ये मैं बार बार बात ये कहता हूं, दोबारा आपकी शो में आरजू पॉइंट ऑफ व्यू पे रिपीट कर रहा हूं मैं, कि सब जिसमें कोई नॉन कॉम्बैटेंट मारा जाए, कोई भी नॉन कॉम्बैटेंट हो, वो गलत है। बाकी हमारे अपने इंटरेस्ट्स हैं। बलूचिस्तान को हम, जैसे आप कश्मीर चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक नारा है, पाकिस्तान में बड़ा फेमस नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लोगों का ये नारा है कि बलूचिस्तान बनेगा आजाद। हम ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बने, बिल्कुल भी नहीं। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बने, ये हम चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये बस आपका मौजू और हमारा मौजू, इसकी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक। इंडिया, हमने कभी सीपैक के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करा। हमारा सिर्फ वन सिंगल ऑब्जेक्शन है, सीपैक इंडिया से आता है। 1994 पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और सीपैक की एंट्री वहां से होती है। दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्शन। हम चाहते हैं चाइना $200 बिलियन इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? अब इसमें आपका मुल्क अलग है। अलाउ मी टू कंप्लीट सर विद योर परमिशन। पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सीपैक, तो मैं बता दूं, हर एक डील, हमारी जितनी भी डील्स हैं, इंडिया की डील्स जितनी भी हैं, आप उनके पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। अमेरिकन ने अगर 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, अगर सऊदीज ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, राइट, सीपैक का अभी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन है, कितना पैसा आपको देना है, अगली किस्त कब जाएगी। और यही वो आपके जो जीओसी साहब थे, जीओसी साहब ने यही वो वीडियो, में अगर होता तो मैं आपको जरूर भेजता। मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आरजू और ब्रिगेडियर साहब को दोनों को भेजें। वो जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग जीओसी हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो कह रहे हैं साहब कुछ पता ही नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी कि आपने 100 रुपए दिए, चाइना ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, वापस कब देने हैं, कितने देने हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इट्स ऑल अंडर द कवर ऑफ नाइट, कुछ नहीं पता किसी को। तो ये चीज है। और आखिरी चीज ब्रिगेडियर साहब ने बोली ना कि ये होगा जब सीपैक होगा, मैं ये बात पूछना चाहता हूं, $45 बिलियन डाल दिए, कब होगा? 45 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल सम। जी, आप भी यही बात करेंगे, आप भी यही समझते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत बनने देगा, उस पर एतराज नहीं करेगा, तभी तो आप खुद भी उसमें कोई हिस्सा डाल सकेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह ले जरा। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखें, यही मैं बात हम कर रहे हैं कि ये जो सीपैक गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से आता है, आप इसको अगर इतना ही इशू समझते हैं कि आप क्लेम करते हैं पाकिस्तान पूरे कश्मीर को हम क्लेम करते हैं, तो बेहतर है हैव अ प्लेबिसाइट, कोई रायशुमारी करा लें, या ये भी ले लें या वो भी हमारे पास आ जाए, तो हल तो निकाल लें ना। यूनिलैटरल तो आप नहीं कर सकते, ना हम एक्सेप्ट करेंगे ना आप करेंगे, तो बेहतर है प्लेबिसाइट करा लें और जिसकी तरफ कश्मीरी जाना चाहते हैं चले जाएं, और वो बेहतर सबसे इस पर है। वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट, जितनी जल्दी करा लें उतने जल्दी मसाइल भी हल हो जाएंगे। वी आर ऑल एग्री, आई थिंक इस पर कोई
किसी को एतराज नहीं होगा। जो स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जनरली जब ये डिसाइड होती है कि ये पब्लिक नहीं किए जाएंगे तो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, बट ऑल कंसर्न पीपल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट के बहुत लोगों को पता है, एंड अगर उनको पता है इसका मतलब आवाम को पता है, इस लिहाज से इसकी वजह से इतने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता। बिल्कुल जी बाबू। तो देखिए वो मेजर साहब भी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपेक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के, तो ही सेड दिस। तो अब उन्होंने क्यों नहीं कहा, आप वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा अगर सीपेक इतना ही बड़ा गेम चेंजर है तो। दूसरी चीज ये है कि ब्रिगेड साहब बार बार कह रहे हैं कि बात करें। सर 70 साल से तो बात कर रहे थे। नेहरू साहब आपने खुद कहा कि वो खुद यूनाइटेड नेशंस लेके गए, फिर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया के, सबने पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके साथ बात करी, इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ बात करी। रिजल्ट क्या निकला? अगर वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए तो बदले में कारगिल किसने किया? और नवाज शरीफ ने खुद बोला था कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा, ठीक है, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने खुद कहा। उसके बाद मोदी साहब अगर वहां गए उनके पोती की शादी में, तो उसके बदले में उरी और पुलवामा और पठानकोट और क्या क्या, जब भी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है आपके यहाँ से, आपका जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, वो इस तरह की मिस एडवेंचर्स करती है ताकि टॉक्स डिरेल हो। तीसरी चीज ये है कि आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे। आपसे मुराद मेरी कि आपकी जो रियासत है वो आज इसलिए बात करना चाहती है बिकॉज वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है, और जो ओवर डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई है कि बिना चाइना के यू कैन नॉट इवन मूव एन इंच। आपका चाइना के सिवा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा। आप 2-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का। तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है वो काम आउटसोर्स कर लिया पाकिस्तान में वजीर आजम ने। तो ये चीज जो है इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। और आपने कहा कि वो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है पूरा सीपेक का। सर जो बिजली आ रही है ना सर, वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चाइना आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है। वो थर्मल पावर यूनिट्स जो कि चाइना में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो पेरिस जो ये डिक्लेरेशन हुआ था एनवायरमेंट का, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम अभी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसके तहत जो है आपको थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करनी है। तो चाइना ने जो कमिटमेंट करी थी, तो वो अपनी ऑब्सोलीट प्लांट्स जो कि कम से कम 10 टाइम्स मोर कार्बन एमिट करते हैं एज कंपेयर टू न्यू थर्मल पावर प्लांट्स, वो अपने पावर प्लांट्स वहां से उठा करके आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स। पहली चीज आपने कहा JF-17 थंडर जो है आपने बनाया सर, बहुत अच्छा है, आपने JF-17 थंडर बनाया। उसमें सर आपने इंजन चाइनीज नहीं लगाया, इंजन आपने रशिया से लिया है, ठीक है। JF-17 थंडर का जो इंजन है दैट इज रशियन, और इंडिया ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया रशिया के साथ कि भाई आप उनको इंजन क्यों दे रहे हैं। तो आप ये जो कहते हैं कि इंडिया हमेशा प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है, हम तो नहीं करते, तो सर आपने तो स्ट्रेटेजिक आपने उनसे इंजन लिया अपने JF-17 के लिए, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया। JF-17 थंडर जो है वो इतना ग्रेट फाइटर जेट है कि चाइना। एक चीज ब्रिगेडियर साहब, मैं मेजर साहब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं जाऊं आगे, वो ये कि हर कोई, जैसे कोई बलोच हो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है या अलग होने की बात कर रहा है, चाहे अल्ताफ हुसैन हो MQM के लीडर, आप क्यों उन सबके साथ हमें नजर आते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि आप उनके साथ बात करके उस चीज को और हवा दे रहे हैं? अल्ताफ भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं अल्ताफ भाई, हम उनकी इज्जत करते हैं अल्ताफ भाई की। जो आपके मरी हैं, जो बुकती हैं, बलोच हैं, ये सब भाई हैं। सर मैं अल्ताफ भाई की इज्जत करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। 25,000 people of MQM have been killed in Karachi in operations. He has got the complete list. उन्होंने 25,000 कहाँ से आ गए? मैं कराची में रहता हूँ, मुझे सर मैं आपको सर उसी तरीके से आ गए जैसे आप लोग कहते हैं ना 3 लाख कश्मीरी मार दिया, वही है सर। ये तो सर एक बड़ी मशहूर गजल है सर, बड़ी मशहूर गजल है सर गुलाम अली की। ये बातें ये लोगों ने फैलाई है सर, ठीक है। उन्होंने 25,000 बोला, मैंने तो नहीं गिने, हो सकता है 24 हो सकता है, 20 हो सकता है, 15, आई डोंट नो। उन्होंने जो बोला मैंने वो बात करी, मैंने तो जाके गिना नहीं। लेकिन ये बात है कि कराची हैज बीन अ वेरी वायलेंट सिटी। अब नहीं है वायलेंट, एक जमाने में कराची बहुत वायलेंट हुआ करती थी, वहां पे डेली किलिंग्स होती थी कराची में, अब नहीं होती, अब काफी कम हो गई। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ना कि जैसे लोग कहते हैं ना कि आपने साहब
80,000। अच्छा, कोई, मैं ये नहीं समझ पा रहा आज तक, कोई कहता 10 लाख फौज है कश्मीर वैली में, 10 लाख के पैर रखने की जगह नहीं है कश्मीर वैली में आर्मी की। वो कह रहा अच्छा टोटल इंडियन आर्मी 12 लाख की है, 10 लाख कश्मीर में, तो बाकी इंडिया के बॉर्डर कि भाई आप बात करें कश्मीर की, किसने रोका है? आप 100 साल नहीं, आप 200 साल 2000 साल बात करें कश्मीर की, आपको बात करने से किसी ने रोका है? आप कश्मीर का मसला उठाएं यूएन में, यहाँ वहां, चाहे जहां आपको उठाना हो, आप अपने स्टैंड से पीछे ना हटें। लेकिन अगर टेररिज्म होगा, कोई बंदा गन उठाएगा, सर यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग में बैठ करके लोगों ने और जेएनयू में लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, तो सर यहाँ पे सर बड़े तमाशे चलते हैं सर। डेमोक्रेसी में ना सर, डेमोक्रेसी इज द डांस ऑफ स्टूपिडिटी। यहाँ सब कुछ चलता है, यहाँ पे दुनिया भर का तमाशा चलता है। मोदी को, नरेंद्र मोदी और उसको खूनी, कातिल, बहुत तरह के वर्ड्स लोग यूज करते हैं। क्या मोदी ने कभी जवाब दिया? मोदी ने इमरान खान के एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया आज तक। और लोग टाइम है ना, हाँ, और इमरान खान ने कम से कम 500 ट्वीट किए होंगे अगस्त से लेकर अभी तक, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया मोदी ने। तो ये सर डेमोक्रेसी में ये होता है, जब एक जो बंदा इलेक्टेड होता है ना, वो एक इलेक्टेड बंदे की तरह सोचता है, जो सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका ट्विटर हैंडल भी कोई तीसरा बंदा चला रहा होता है, वो खुद नहीं चलाता। अभी इसमें एक चीज आपने बताई वैभव जी, जो कराची में अटैक हुआ था उसमें कहा गया था कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, और मेजर साहब पे तो 2-3 FIR भी कर चुकी हैं। तो जाए प्रूव कर दे, तो जाए सबके सबूत ले, और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में सबूत लेके गया और सैंक्शन कराया, डिक्लेयर कराया टेररिस्ट जो है हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को। वैसे आप भी जाएं सबूत लेकर के और प्रूफ कर दें कि अजीत डोवाल या मेजर गौरव वारिया या जो भी लोग हैं ये टेररिस्ट हैं। लास्ट में अपना सबमिशन देना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के जो मसले हैं ना, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये कि इंडिया के और पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन उसकी हर एक बात, इवन बात करने की बिना जो प्री कंडीशन है वो ये है कि जितने भी सर्कस हाउसेज हैं, लश्कर तैयबा, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, लश्कर, ये दुनिया भर के जैश ए मोहम्मद, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। और आपने जो हैवीली जो आर्म्ड किए हुए ना अपनी यहाँ जो पॉपुलेशन जो है ये टेररिस्ट ग्रुप्स को, आपको इनको डिसआर्म करना पड़ेगा, तभी जा करके ये, जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी। चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस जैसी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ने भी टेररिज्म के ऊपर आपसे बात नहीं करी थी।